कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आप सबको पता है, हम लोग हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं। अपने पिछले 3 भागों में मैंने आपको बताया हिंदी कैसे है, हिंदी क्या है, हिंदी का निर्माण किन 8 उपबोलियों से हुआ, किन 3 उपभाषाओं से हुआ। फिर इसके बाद हमने चर्चा की हिंदी में 3 प्रमुख शैलियाँ कौन कौन सी विकसित हुई, जिन्हें आपने जाना, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक और भावात्मक शैली। हिंदी गद्य के 3 प्रमुख रूप, प्रथम, मध्यम और उत्तम के माध्यम से मैंने बताया। प्रथम स्वरूप वह जो हम दैनिक बोलचाल में प्रयोग करते हैं, मध्यम स्वरूप वह जो हम इतिहास, भूगोल, दर्शन आदि के रूप में पढ़ते हैं, और उत्तम स्वरूप वह जिसे हम शुद्ध साहित्य के रूप में प्राप्त करते हैं अपने हिंदी के मूर्धन्य विद्वानों द्वारा। हमने राजस्थानी गद्य को पढ़ा, मैथिली भाषा और ब्रज भाषा में गद्य किस तरह आविर्भूत हुआ, इसके बारे में भी चर्चा की। गद्य का संक्षिप्त इतिहास, जो शैलियों का विकास था, उसमें पढ़ा। हमने यह सीखा कि गद्य की अपेक्षा काव्य पहले क्यों आए और फिर गद्य किस तरह से धीरे धीरे प्रयोग में आने लगे। आज हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे हिंदी गद्य का आविर्भाव कब हुआ, वास्तव में हिंदी गद्य कब अवतरित हुआ। क्या आप बताएं, नालायक लोग एक लेकर आते रहते हैं गाड़ियाँ लेकर, ध्यान दीजिए। गद्य का आविर्भाव कैसे हुआ, हिंदी गद्य का जो वास्तविक आविर्भाव का समय है, वास्तव में जो हिंदी गद्य आपका आया वो 19वीं सदी में। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, हिंदी गद्य का आविर्भाव 19वीं शताब्दी में हुआ। 19वीं शताब्दी जो आपका खड़ी बोली गद्य जहाँ से प्रचलित में आया। हिंदी का गद्य, ब्रजभाषा का गद्य भी हिंदी गद्य है, राजस्थानी का गद्य भी हिंदी गद्य है, मैथिली का गद्य भी हिंदी गद्य है। 8 बोलियों और 3 उपभाषाओं के मेल से जो भाषा बनी, कौरवी हिंदी, दक्षिणी हिंदी, उसका लिखा हुआ गद्य, जो बिजनौर, मेरठ और दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों से ली गई खड़ी बोली को सुधार करके प्रयोग किया गया, जो आपकी खड़ी बोली हिंदी का गद्य है, वो वास्तव में उसका सबसे सुंदर आरंभ जो हुआ, सबसे सटीक जो प्रयोग हुआ, वो 19वीं शताब्दी में किया गया। फिर उस समय क्या था कि भारत प्राचीन रूढ़ियों से मुक्त हुआ। पश्चिम से आती हुई जो पाश्चात्य सभ्यताएं थी, संस्कृति थी, ब्रिटिश सरकार भारत में उस समय थी, उसके प्रभावों से कुछ भारतीय भाषा, खड़ी बोली हिंदी की भाषा अत्यधिक प्रभावित हुई थी। नई नई पद्धतियां विकसित हुई, लेखन की, पठन पाठन की, विचारों के नए स्वरूप आने लगे सामने, कुछ नए आविष्कार भी आ गए। टंकण और मुद्रण की कमी के कारण जिस तरह से पद्य आरंभ हुआ था, वही 19वीं सदी में मुद्रण की व्यवस्था उपलब्ध हो जाने के कारण पद्य पीछे छूटने लगा, गद्य कहीं अधिक आगे आ निकला है। तो इसके बाद देखिए, हिंदी गद्य के सबसे प्राचीनतम प्रयोग, जैसा कि आपको बताया गया है कि राजस्थानी गद्य में हुआ, ब्रज भाषा में देखने को मिला आपको। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा गद्य का सूत्रपात जो था, जो आरंभ था, वो सन 1400 के आसपास हुआ। इसको भी लिख लेंगे आपको, ब्रज भाषा गद्य का आरंभ 1400 संवत है, संवत 1400 के आसपास, 1400 विक्रमी संवत, ये इसका आरंभ था। ठीक है, आरंभ हुआ। ब्रज भाषा का जो आपका गद्य था वो 1400 विक्रमी संवत के आसपास में इसका आरंभ माना जाता है। जबकि खड़ी बोली गद्य, हिंदी का वास्तविक जो गद्य स्वरूप है, वो कब आया, आपका 19वीं सदी में आरंभ किया गया। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए, ब्रज भाषा का जो गद्य है, इसके विकास में सबसे अधिक योगदान कृष्ण भक्त कवियों का रहा। उन्होंने जो अपनी कविताएं कही, उसको अपनी ब्रज भाषा में ही समझाया, तो लिखने वालों ने उसको गद्य स्वरूप में लिख डाला। कृष्ण भक्त जो कवि लोग हुए, उन्होंने कृष्ण की कथाओं को, कहानियों को गद्य के रूप में लिखना शुरू कर दिया था। इस तरह से ब्रज भाषा का गद्य थोड़ा सा पहले आ गया है। फिर देखिए, अब जो ब्रज भाषा गद्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, जो आधुनिक हिंदी गद्य से पहले प्राप्त हुई हैं, वह कौन कौन सी हैं, इसके बारे में सुनिए।
लीजिए। सबसे पहले 17वीं शताब्दी तक जो लिखी गई, अब आप देखिए 14वीं से ये आरंभ हुआ, 13वीं सदी से, 19वीं में हिंदी गद्य आ गया, और ये जो 17वीं शताब्दी के पहले या 17वीं शताब्दी तक जो गद्य के ब्रज भाषा गद्य के साहित्य लिखे गए हैं, उनमें प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, आप हेडिंग डालेंगे ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं। तो ऐसे ठीक है। अब देखिए होता क्या है ब्रज भाषा के गद्य में मिला गया। सबसे पहले गोस्वामी विट्ठलनाथ जी हैं। आप जानते हैं कि वल्लभाचार्य के पुत्र थे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी, जिन्होंने सूरदास सहित 7 अन्य कवियों को मिलाकर के अष्टछाप बनाया था 1565 में। इस चीज को याद रखिएगा। तो सबसे पहले नाम आता है, आप एक लेखक का नाम लिखिएगा, दूसरी ओर रचना का नाम लिख लीजिएगा। ब्रज भाषा गद्य की जो प्रमुख रचनाएं हैं, सबसे पहले नाम आएगा गोस्वामी विट्ठलनाथ का। देखिए सायंकाल का समय है, शायद आपको बहुत सटीक न दिखाई पड़ पावे, इसलिए शब्दों को ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा रचित जो 2 रचनाएं आपकी आएंगी, नहीं इनका एक ही है, श्रृंगार रस मंडन। 9th 10th 11th तक आपने पढ़ा है, 12th में फिर से पढ़ लीजिए। श्रृंगार रस मंडन, मंडन है, मंडल नहीं लिखिएगा, ठीक है। ये गोस्वामी विट्ठलनाथ की है। इसके बाद गोकुलनाथ नाम के एक और संत थे, उनकी 2 रचनाएं हैं। गोकुलनाथ की 2 रचनाएं हैं, लिख लीजिएगा। 84 वैष्णवन की वार्ता, पहली रचना 84 वैष्णवन की वार्ता, लिख देता हूं। वैष्णवन की वार्ता। इनकी एक और रचना आई जिसमें 84 की जगह पर 252 का प्रयोग किया गया। 252 वैष्णवन की वार्ता, शेष आप इसी को निकाल दीजिएगा। 252 वैष्णवन की वार्ता, ये 2 वैष्णव संतों की भेंट सम्मेलन हुआ, एक सभा हुई थी जिसमें उन्होंने जो वार्ताएं की, जो कृष्ण की कहानियां कही गई, वही लिखा गया। कृष्ण भक्त कवि इसीलिए गद्य के सूत्रपात में आरंभिक चरणों में नाम लिए जाते हैं इनके, क्योंकि इन्होंने वही कहानियां कथाएं अपनी लिखी हैं जो प्रवचन होते थे। श्रृंगार रस मंडन विट्ठलनाथ का, गोकुलनाथ की 2 रचनाएं हैं आपकी, एक 84 वैष्णव की वार्ता, दूसरी है 252 वैष्णव की वार्ता। इसके बाद नाभादास जी का अष्टयाम है, इसको लिख लेंगे। फिर हम लोग अगली रचना लिखेंगे नाभादास का अष्टयाम। पिछले साल सब कुछ मैंने आप लोगों को लिखाया था। नाभादास का अक्षर है, ठीक है। इनकी रचना है अष्टयाम। नाभादास कृत अष्टयाम भी ब्रज भाषा साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ है। वैकुंठमणि शुक्ल द्वारा रचित, ध्यान से आवाजें सुनते रहिए। वैकुंठमणि शुक्ल द्वारा रचित अगहन महात्म्य, अगहन जो महीना होता है, महात्म्य माने वर्णन, लिख लीजिएगा। लिख देता हूँ, केवल रचना का नाम बताऊं। वैकुंठमणि शुक्ल द्वारा रचित है अगहन महात्म्य। ये आधा है, आधा और यह अगहन महात्म्य वैकुंठमणि शुक्ला जी ने लिखा है। इन्होंने ही वैशाख महात्म्य भी लिखा है। इसके बाद लल्लू लाल नाम के एक लेखक ने माधव विलास लिखा है। लल्लू लाल की रचना है माधव विलास, ठीक है। ये ब्रज भाषा गद्य की प्रमुख रचनाएं हैं, यानी कि आप सबसे पहले इन 5 लेखकों के नाम लिख लेंगे। विट्ठलनाथ का श्रृंगार रस मंडन, गोकुलनाथ का 252 वैष्णवन की वार्ता और 84 वैष्णवन की वार्ता, नाभादास का अष्टयाम है,
वैकुंठमणि शुक्ल का अगहन महात्म्य और वैशाख महात्म्य है। साथ ही साथ लल्लू लाल का जो माधव विलास है, यह ब्रज भाषा गद्य के प्रमुख ग्रंथ हैं, जो हमें 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच में प्राप्त हुए हैं। इसके बाद फिर जो ग्रंथ लिखे गए वो हिंदी में आ गए, खड़ी बोली गद्य में आ गए, ब्रज भाषा समाप्त हो गई और खड़ी बोली गद्य का आरंभ हुआ, जिसको आप लोगों को आगे हम बताने जा रहे हैं। तो ये रचनाएं ब्रज भाषा की आप लोग नोट कर लेंगे। किसी को जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या होगी आप उनसे पूछिएगा, अगर आवश्यकता हुई तो। अब ध्यान दीजिए, खड़ी बोली गद्य का विकास का काल तो वास्तव में 10वीं शताब्दी से माना जाता है, लेकिन इसका वास्तव में जो सचमुच का प्रयोग होना शुरू हुआ। अब विकास में आप जैसा कि आपने पढ़ा कि राजस्थानी गद्य, मैथिली गद्य, ब्रज भाषा का गद्य और 8 बोलियों का जो गद्य था, सब मिला करके हिंदी गद्य ही है। खड़ी बोली का आरंभ 10वीं सदी से ही आया, लेकिन इसका प्रयोग जो आरंभ हुआ वो 19वीं से, इसीलिए सूत्रपात का काल आपका जो मैंने बताया वो 19वीं सदी है। ध्यान दीजिएगा, हेमचंद्र सूरी के व्याकरण ग्रंथ शब्दानुशासन, मतलब जो प्राचीन स्वरूप मिले हैं खड़ी बोली गद्य के, आप एक हेडिंग आइए, खड़ी बोली गद्य के प्राचीनतम रचनाएं। खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम रचनाएं सरल वाले हैं, तो आपको ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। इसके जो प्राचीनतम प्रयोग मिले हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक चीज मैं स्पष्ट कर देना चाहूंगा, जैसा कि मैंने कहा कि 10वीं शताब्दी में आरंभ जरूर हुआ, लेकिन इसका वास्तविक प्रयोग 19वीं शताब्दी में जाकर के हुआ। जैसे गद्य का छुटपुट प्रयोग ब्रज भाषा में मिला, ऐसे फारसी आदि के जो ग्रंथ लिखे गए उनमें कहीं कहीं खड़ी बोली के रूप में हैं। ठीक है, तो खड़ी बोली गद्य की प्राचीनतम रचनाएं, जिनमें खड़ी बोली की झलक मात्र मिली हुई है, ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत प्रमाणिक नहीं है, इनमें केवल झलक मात्र हिंदी की मिलती है, खड़ी बोली की मिलती है। उनमें क्या क्या है, सबसे पहले हेमचंद्र सूरी का लिखा हुआ शब्दानुशासन लिख लेंगे। हेमचंद्र सूरी द्वारा रचित शब्दानुशासन, ये इनका एक व्याकरण ग्रंथ रहा है, जिसमें खड़ी बोली हिंदी के कुछ प्रयोग प्राप्त हुए हैं। इसके बाद नरपति नाथ के बीसल देव रासों से, अमीर खुसरो की पहेलियों से और कबीर के बीजक से भी खड़ी बोली गद्य के कुछ अंश प्राप्त होते हैं। तो आप लिख लेंगे कि नरपति नाथ का बीसल देव रासो, कबीर का बीजक, अमीर खुसरो की पहेलियों में भी हिंदी के कुछ दर्शन मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे की चर्चा करते हैं। ये खड़ी बोली गद्य का जो प्राचीनतम रूप था, इसको आप लोग से नोट करके आगे ध्यान दीजिएगा। खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग जो था, सबसे पहला प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग ने किया। तो आप लिखिएगा खड़ी बोली गद्य का, इसको लिखिए, खड़ी बोली गद्य का प्रथम प्रयोग अकबर के दरबारी कवि गंग ने किया। गंग की रचना क्या है, लिख देता हूं, कवि गंग, इनकी रचना है चंद छंद वर्णन की महिमा। चंद छंद वर्णन की महिमा, ये लगभग 16वीं शताब्दी की रचना है, लगभग 1500 से 1600 के बीच की है। अकबर का कार्यकाल वही था, लेकिन अधिकांश विद्वान इसको प्रमाणित नहीं मानते हैं, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछली कक्षा में भी काफी कुछ
पढ़ा सिखाया जाना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल को भी कहीं ना कहीं इस पर संदेह है। फिर उनके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद हिंदी साहित्य के इतिहास के जो प्रमुख स्तंभ हैं डॉक्टर नगेंद्र, उन्होंने भी इसको प्रमाणिक नहीं माना। उनका कहना है कि इसका प्रयोग जो है इसकी प्रमाणिकता थोड़ी संदिग्ध है, संदेहास्पद है। इसलिए अधिकांश विद्वान सन 1680 में जो जटमल ने लिखा था गोरा बादल की कथा, दो राजपूत योद्धाओं की कथा, गोरा सिंह और बादल सिंह की, इन दोनों की कथा जो उन्होंने लिखी थी उसको खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कुछ लोग मानते हैं। तो खैर पहला मौलिक उपन्यास जो उनका मतलब मौलिक रचना थी। अभी हम लोग फिर खड़ी बोली गद्य के जो प्रयोग 19वीं शताब्दी से पहले हुए हैं उनकी रचनाओं के नाम भी लिख लीजिए। ठीक है, हेडिंग लगेगा 19वीं शताब्दी से पूर्व रचित गद्य ग्रंथ या गद्य रचनाएं जिनमें खड़ी बोली का प्रयोग माना जाता है, पाया गया है। अब आप देखिए प्रमाणिक जो नहीं है उसकी बात कभी नहीं करते हैं। सबसे पहले कुछ रचनाओं के नाम लिख लीजिए। आप लोग 2 कॉलम बनाइएगा जो 19वीं सदी से पूर्व की गद्य की रचनाएं हैं। मैं कहानियों किताबों के नाम बोलता चलता हूँ, आप लिखिए। सबसे पहली रचना जो है वो यही चंद छंद वर्णन की महिमा कवि गंग के द्वारा लिखी गई है। फिर 19वीं शताब्दी के कुछ पहले भी 18वीं शताब्दी के मध्य में राम प्रसाद निरंजनी का भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है, लिख लीजिएगा। राम प्रसाद निरंजनी इनकी रचना थी भाषा योग वासिष्ठ, ठीक है, भाषा योग वासिष्ठ है, वशिष्ठ नहीं। ये निरंजनी की बहुत प्रमाणिक, बहुत ही कहने का मतलब प्रमाणित इसलिए कि ये इनकी सिद्ध एकदम पूरी की पूरी रचना मिली हुई है जिसको मानते हैं इसमें खड़ी बोली गद्य के प्रयोग हुए हैं। राम प्रसाद निरंजनी की भाषा योग वासिष्ठ है। इसके बाद दौलत राय द्वारा रचित पद्म पुराण का हिंदी अनुवाद। पद्म पुराण तो व्यास जी ने लिखा है, लेकिन दौलत राय नाम के एक लेखक हुए जिन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है पद्म पुराण का, जिसमें गद्य के कुछ प्रयोग आपको मिल जाएंगे। इसके बाद मथुरा नाथ शुक्ल ने पंचांग दर्शन लिखा है। ये है मुंशी सदा सुखलाल का लिखा हुआ सुख सागर। इंशाअल्लाह खां की रचित रानी केतकी की कहानी, लल्लू लाल का प्रेम सागर और सदल मिश्र का नासिकेतोपाख्यान नामक किताबें जो हैं जिनके बारे में आपने पहले भी पढ़ा है। प्राचीन हिंदी गद्य के, प्राचीन खड़ी बोली हिंदी गद्य के प्रमुख रूप इन्हीं में पाए गए हैं। तो आप सबसे पहले इसको लिखने के बाद जैसे राम प्रसाद निरंजनी का लिख लीजिए, मथुरा नाथ शुक्ल का लिख लीजिए पंचांग दर्शन जो है, और दौलत राय का पद्म पुराण का भाषा अनुवाद लिखेंगे। इसके बाद एक हेडिंग आपको अगली डालेंगे कि प्राचीन हिंदी गद्य के उन्नायक। उन्नायक माने उन्नति करने वाले, ठीक है, लिखिए खड़ी बोली गद्य के खड़ी बोली गद्य के 4 उन्नायक। ध्यान दीजिएगा, बोर्ड परीक्षा में अगर सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले कोई प्राचीन लेखक हैं तो ये 4। इन 4 के नाम और इनकी रचनाएं आपको लिखनी है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मुंशी सदा सुखलाल। मुंशी सदा सुखलाल इन्होंने क्या किया है, जो विष्णु पुराण है उसी को इन्होंने अपनी भाषा में लिखा है। इनकी रचना है सुख सागर। अपने नाम के अनुसार ही इन्होंने इसका नाम
सागर, ठीक है। फिर सैयद इंशाअल्लाह खान, सैयद इंशाअल्लाह खान। खड़ी बोली का इतना शुद्ध रूप किसी ने नहीं लिखा प्राचीन लेखकों में जितना इंशाअल्लाह खान जी ने लिखा है। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनकी जो है रचना वो है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, इसको आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद जो तीसरे लेखक हैं वो है सदल मिश्र। सदल मिश्र ने उपनिषदों में रचित नचिकेता नाम के एक बालक की कथा को नासिकेतोपाख्यान के नाम से लिखा हुआ है, जिसको आप लिख लीजिए नासिकेतोपाख्यान। नचिकेता एक ऐसा बालक था जिसे उसके पिता ने यमराज को दान कर दिया। इसकी कथा हम लोग आगे बढ़ेंगे, बताऊंगा मैं आपको। तो नासिकेतोपाख्यान जो है ये सदल मिश्र की रचना है। और अंतिम है लल्लू लाल, जिन्होंने प्रेम सागर की रचना की। इनको आप लिख लीजिए लल्लू लाल की रचना है प्रेम सागर। चलो आप बड़े हो गए हैं, नोट कर लीजिएगा। ये हिंदी के 4 प्रमुख उन्नायक हैं, उन्नायक जो उन्नति की ओर ले जाए। हिंदी साहित्य को, खड़ी बोली गद्य को उन्नति का मार्ग दिखाने वाले जो ये 4 प्रमुख लेखक हैं, मुंशी सदा सुखलाल का सुख सागर है, इंशाअल्लाह खां का रानी केतकी की कहानी, सदल मिश्र द्वारा रचित नासिकेतोपाख्यान और प्रेम सागर जो लल्लू लाल के द्वारा लिखा गया है। ये तो थी इन प्रमुख लेखकों की बातें जो हमने की। इसके आगे विक्रमी संवत 1798 में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा जो भाषा योग वासिष्ठ लिखा गया है, उसमें खड़ी बोली का साफ स्वरूप दिखाई देता है। इसको आप एक लाइन में लिख लेंगे कि विक्रमी संवत 1798 में लिखा गया जो ग्रंथ है, हाँ 1798 में राम प्रसाद निरंजनी द्वारा लिखा गया ग्रंथ भाषा योग वासिष्ठ हिंदी गद्य का साफ स्पष्ट रूप दिखाता है। इसके बाद थोड़ी सी चर्चा करेंगे इन कवियों की भाषाओं पर, इन लेखकों की भाषाओं पर, जिनके चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। देखिए, जो सुख सागर लिखने वाले ये सदा सुखलाल जी हैं, इनकी भाषा सामान्य रूप से स्पष्ट थी, बहुत ज्यादा दुर्मुखता नहीं थी। लेकिन जो लल्लू लाल जी हैं, इनकी भाषा पर ब्रज भाषा का ही प्रभाव था, क्योंकि प्रेम सागर कृष्ण की कथा है, इसलिए ब्रज भाषा का असर उस पर होना स्वाभाविक है। ब्रज से उन्होंने लिखा तो ब्रज भाषा का असर लल्लू लाल की भाषा में है। सदल मिश्र की भाषा जो है वो अपेक्षाकृत सुखलाल की और लल्लू लाल की भाषा से कहीं अधिक सुंदर सदल मिश्र की भाषा है, किंतु सैयद इंशाअल्लाह खां की भाषा सबसे अधिक सुदृढ़ है। खड़ी बोली का सबसे सुंदर स्वरूप उसी में झलकता है। उनकी भाषा को, इंशाअल्लाह खां की भाषा को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चुलबुली भाषा कहा है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, चुलबुली भाषा के नाम से इंशाअल्लाह खां की भाषा को जाना जाता है। रंगीन भाषा में इसी को कहा गया है। अब एक बार हम लोग इस पर ध्यान दें कि हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ कौन सा है। देखिए, 2 ग्रंथों के नाम मैंने आपको बताए। एक गंग जो कवि है, आप हेडिंग डालेंगे हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है। हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो पहले लिखेंगे कवि गंग द्वारा रचित चंद्रछंद वर्णन की महिमा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इसके संदर्भ में क्या तर्क है मैं ये आपको बता दूं।
जैसा कि शुरुआत में मैंने कहा, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं यह प्रमाणिक नहीं है, इसलिए आप उसी में आगे लिखिए, अधिकांश विद्वानों ने, लिख लीजिएगा, अधिकांश विद्वानों ने विक्रमी संवत 1680 में जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा, गोरा बादल की कथा, इसको लिख लीजिएगा, अधिकांश विद्वानों ने संवत 1680 में रचित जटमल द्वारा रचित गोरा बादल की कथा को हिंदी खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना स्वीकार किया है, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का मानना है कि चंद छंद वर्णन की महिमा कोई प्रमाणिक साक्ष्यों वाली रचना नहीं है। अब आपके लिए क्या उपयुक्त होगा, क्योंकि आपको दो दिया जाएगा, कंफ्यूज रहोगे। अब जानिए, अगर परीक्षा में आपसे पूछा जाए खड़ी बोली हिंदी गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, तो आप इसको लिखिए या इसको लिखिए, कोई भी गलत नहीं काटेगा, 100% की मेरी गारंटी है। दोनों ही मानी गई, क्योंकि विद्वानों का समूह दो वर्गों में बटा, एक ने जटमल को माना है, दूसरे ने कविगम्य को। यदि एक का नाम लिखना हो तो आप किसी एक का ही लिखेंगे, दोनों ने लिख करके एक लिखेंगे, किंतु यदि आपको 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से ये दोनों पूछे गए हैं, तब आप गोरा बादल की कथा को ही सही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि इसकी प्रामाणिकता में संदेह है। और अगर आप केवल गोरा बादल की कथा को ही लिखते हैं तब तो बिल्कुल सही है। ना याद होने की स्थिति में आप दोनों में से कोई भी एक पूछा गया हो, एक लिखेंगे तो कोई गलत